हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूनम मारवा है। आज बात करते हैं मेरी स्केरी फियरलेसनेस कहो या स्टुपिडिटी कहो। अब आज देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी लगती है, उस वक्त फियरलेसनेस लग रही थी। तो उसकी बात करते हैं, मेरी चाइना की स्केरी स्टोरी की। और क्या डर के आगे जीत है या स्टुपिडिटी है फाइंड आउट करते हैं। तो ये तब की बात है जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी IBM की, एंड आई वर प्लानिंग टू स्टार्ट माई नेक्स्ट वेंचर थर्ड। दो बिजनेस मैं ऑलरेडी कर रही थी। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है आपको कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो और ओवर कॉन्फिडेंस की भी है ये कहानी। ओके, रियल स्टोरी है, प्लीज़ सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस। एक बार पूरा सुनिएगा प्लीज़, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने काफ़ी मैं सोची थी कि मैं चाइना से या कहीं से आर्टिफैक्ट्स, एक स्टोर खोलते हैं हम लोग जिसमें जैसे लाइफस्टाइल स्टोर होता है आर्टिफैक्ट्स का। ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स इंपोर्ट करेंगे जो कहीं पे भी नहीं है इंडिया में। और ज्वेलरी या कुछ भी साथ में हमने सोचा ब्यूटी आइटम भी वो करेंगे, इंपोर्ट करेंगे जो कहीं नहीं है। मेरा बहुत ज़्यादा शुरू से क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था। मुझे हमेशा आता था कि ऐसी चीज़ हो जो कहीं ना मिले इंसान को और यही मिले, ऐसा शोरूम बनाते हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह। क्योंकि हम लाइफस्टाइल में जाते थे तब बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव चीज़ें होती थी, बहुत कम होती थी, तो कोई ऐसा स्टोर नहीं था। और मैंने फिर एक मॉल में एक स्टोर देखा जो N11 करके स्टोर था, जो जिसमें इतना बढ़िया, इतना सुंदर सुंदर सामान था जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई आस्क्ड हिम, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारी जगह से वो इम्पोर्ट करते हैं। तो हम उसके चक्कर में हम थाईलैंड भी गए, किसी ने हमें बताया, पर हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो काफ़ी रिसर्च वगैरह के बाद मुझे समझ में आया कि चाइना से हो सकता है, ये इम्पोर्ट हो सकता है, और चाइना से ये सारी चीज़ें आती है। तो अब मैंने सोचा कि मैं चाइना से इंपोर्ट करती हूँ, यहाँ पे स्टोर बनाते हैं और इंपोर्ट करके आती हूँ। ठीक है। अब मैंने बात फिर मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे को कोई एक वेबसाइट मिली, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। शायद उन्होंने वेबसाइट बना के डाल दी थी, उसके बाद उस वेबसाइट पे कुछ होता है, पर मुझे नंबर मिल गया, मैंने कॉल किया। तो उनका हम इंपोर्ट कर देते हैं, 1 से 2 महीने लगते हैं कंटेनर आने में। और कंटेनर फुल हाफ उन्होंने मुझे सारा बताया, उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे। तो 30% अप्रॉक्स उनका था कि 30% हम जो आपकी गुड्स की वैल्यू उसके 30% ऊपर हम चार्ज करेंगे, और हम वहाँ से यहाँ तक प्रॉपर आपको पहुँचा देंगे विद बिल। आप कंपनी रजिस्टर चाहिए, हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो जस्ट मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मिलने गई थी मैं उनके साथ, उनसे शायद, या मिली भी नहीं, सिर्फ फ़ोन पे ही बात की थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जब मैं बिजनेस करती थी ना पहले, मैं बहुत जल्दी में रहती थी, दिमाग में आ गया तो करो, कर दो, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पहले 2 बिजनेस इसी बेस पे सक्सेसफुल भी हुए थे, बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन, और बहुत अच्छे चल रहे थे। तो अब यहाँ से मैंने अब उनको फ़ोन किया। ठीक है, मैंने कहा कि, उन्होंने बोला कि मैंने फिर कॉन्जो में आप पहुँच जाओगे, उनके बेटे वहाँ थे, वो आपको गाइड करेंगे। वहाँ आपको इंग्लिश स्पीकिंग एक हम ट्रांसलेटर भी दे देंगे, और गांजो में आपको सारा सामान मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और वहीं से हम आपको भिजवा देंगे कंटेनर में। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने फिर अपनी रिसर्च करी। तो अब मैंने अपनी रिसर्च करी तो मुझे हर जगह ईवू की मार्केट दिख रही थी, जहाँ बहुत सुंदर सामान था, जहाँ होलसेल पे था, प्राइसेस वगैरह भी बहुत आपको अच्छे मिल जाते हैं, जो आपको, क्योंकि आपको यहाँ आके सेल करना है और आपका को 30% ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद आप शॉप बना रहे हो, बहुत सुंदर मैंने शॉप बनाई, तो उस रेंट पे ही लेके बनाई थी। तो वो भी एक बेवकूफ़ी थी कि रेंट की शॉप पे मैंने 7 to 10 लाख रुपए सिर्फ वो उसको डेकोरेट करने में, उसके स्ट्रक्चर बनाने में लगा दिए, जो जैसे ही आप रेंट पे छोड़ोगे तो सारा वेस्ट जाएगा। वो बाद में एक लर्निंग थी। तो आप उसके ऊपर आप 30% वो दे रहे हो, फिर आपकी रेंट की शॉप है और बहुत हैवी रेंट, मेन मार्केट में शॉप है, उसके ऊपर आपने खर्चा कर दिया। तो आपको ऐसा प्राइस चाहिए, अच्छा सामान तो चाहिए, पर ऐसा प्राइस चाहिए कि आप उसमें थोड़ा प्रॉफिट तो बना सको। ओके। तो मैंने ईवू वगैरह का देखा, बहुत अच्छा, पर वो लोग कहते हैं गोंजो में, तो मुझे लगा शायद गोंजो में बहुत अच्छा सामान होगा, देखते हैं, इनको ज़्यादा पता है। तो आप उन्होंने बोला, तो मैंने टिकट मुझे सस्ती मिल रही थी, मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा सब अरेंज हो जाएगा, आप चले जाओ वहाँ जाके। तो मुझे इमीडिएटली 2-3 दिन, अगले दूसरे दिन की टिकट मिल रही थी। तो मैंने कहा सब तो हो गया, मैंने कहा मैं बुक कर दूँ, उन्होंने कहा हाँ कर दो। मैंने दूसरे दिन की ही टिकट बुक कर दी, अगले दिन की या दूसरे दिन की। और वो हांगकांग से मुझे सस्ती मिल रही थी, तो हांगकांग जाके फिर चाइना जाने वाली थी। और पता मुझे कुछ था नहीं, मैं अब तक जहाँ भी गई थी मैंने ट्रैवल किया था, मैंने ऑफिस से किया था और सब कुछ वहाँ अरेंज होता था, या फिर फैमिली हॉलीडे पे किया था। तो सारा कुछ मेरे ये जो मनी करेंसी कन्वर्जन होता है और वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड नहीं मैनेज करते थे। तो मैंने अपने आप ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं था अकेले जाके। तो अब उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने बुक करा ली, मुझे सस्ती मिल रही थी हांगकांग के थ्रू चाइना की। मैंने गोंजो से रिटर्न टिकट बुक करा ली 7 डेज या 10 डेज की, ये जाके। अब उन्होंने बोला कि होटल हम बुक कर देंगे, आप सिर्फ वहाँ पहुँच जाना, और आपका नाम से, उन्होंने बोला मुझे आपके नाम से अब होटल बुक हो गया है, ठीक है। और प्राइस वगैरह मुझे, क्योंकि मुझे वहाँ का कुछ आइडिया ही नहीं था और मैं ऑनलाइन कुछ नहीं बुक कर सकती थी। और वहाँ एक बंदा बैठा था, उसका ही वो 30% ले रहे थे कि सब कुछ मैनेज करेगा, सारा कुछ, मेरा बेटा वहाँ है, सब कुछ। मैंने कहा ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ से जाने का टाइम है अगले दिन तक, तब तक मेरे पास इंग्लिश में एड्रेस नहीं आया था। उन्होंने मुझे एड्रेस भेज तो दिया, चाइनीज़ में एड्रेस नहीं था, इंग्लिश में था। और मुझे पता नहीं था कि वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है। और ड्राइवर्स को, ये मैं बात कर रही हूँ
11 की 2011 की मैं बात करूँ, तब वहाँ इंग्लिश बोलते ही नहीं है वहाँ पे। वेजिटेरियन, आई वॉज वेजिटेरियन, अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, वीगन हूँ। तो और वो खाने की वहाँ मुझे वो सब कुछ नहीं पता था, वो सब मैंने देखा भी नहीं। मैंने कहा कि चलो चलते हैं, वहाँ जाके देख लेंगे सब। अब वहाँ पे जब मैं अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, और तब तक मेरे पास चाइनीज़ में एड्रेस ही नहीं आया था। इंग्लिश में मेरे पास एड्रेस था जहाँ होटल मुझे पहुँचना था, और चाइनीज़ में मेरे पास एड्रेस ही नहीं था। तो मैंने उनको एक दो बार फ़ोन किया कि भेजो भेजो, उन्होंने कहा भेज रहे हैं आपको, ईमेल में आ जाएगा आ जाएगा। और जब तक मेरी फ्लाइट आई मुझे एड्रेस आया ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में तो है ही, चलो वहाँ जाके देख लेंगे, इतनी क्या प्रॉब्लम होगी। अब मैं वहाँ गई। अब क्या हुआ कि मैं जब गई, अब मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया, और इतनी वो नहीं हुई कि आप अगर आप हांगकांग से आ रहे हो तो आपको चाइनीज करेंसी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप चाइना के एयरपोर्ट पे नहीं उतर रहे। अब मैं वहाँ पहुंची हांगकांग पे, तो मैंने करेंसी चेंज नहीं कराई, क्योंकि वहाँ हांगकांग की मिल रही थी, चाइना की मिल नहीं रही थी। और हांगकांग से मैंने बस पकड़ी, और जो बॉर्डर क्रॉस करके उसने चाइना के एक जगह पे, एक जगह से छोड़ना था, वहाँ से मुझे टैक्सी लेके जाना था। अब मैं जब तक मैं आई, और क्योंकि बस से आ रही थी तो फ्लाइट डिले हो गई, सब हो गया करके मैं रात के 7 to 8 o'clock होंगे जब तक मैं वहाँ पहुंची। 8 भी नहीं थे, 9 10 थे, क्योंकि हाँ 2 बजे तो मैं वहाँ घूम रही थी। 10 बजे होंगे, नाइट हो गई थी मेरे को पहुँचते पहुँचते तक। 10 बजे तक मैं वहाँ पहुंची। और अब मैं वहाँ उतरी 10 बजे, तो मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, क्या नहीं, क्या करना है। तो मैंने एक टैक्स, और मेरे पास चाइनीज़ करेंसी भी नहीं है, और कुछ नहीं पता मुझे वहाँ का। पहली बार मैं अकेले ऐसे जा रही थी, और वो भी ऐसी कंट्री में जो इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं है। तो मैंने वहाँ टैक्सी पकड़ी। टैक्सी को, अब मैंने टैक्सी लूँ, उसको एड्रेस दिखाऊँ इंग्लिश में, उसको समझ ही ना आए। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक टैक्सी, 2 टैक्सी, 3 टैक्सी, और मेरे पास चाइनीज़ करेंसी भी नहीं थी। मैंने कहा ये तो कैसे बताऊँ, क्योंकि किसी को आ ही नहीं रही इंग्लिश, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करें। लोग देख रहे हैं, और वहाँ पे ना लोग उस वक्त इतनी जल्दी में थे टैक्सी ड्राइवर, मतलब वो रुक भी नहीं रहे थे यार। उनको ये होता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्या थी, कि वो रुकते ही नहीं है कि आपसे रुक के बात करें। इतना टाइम नहीं, उन्होंने देखा नहीं समझ आ रहा, निकल गए। नहीं देखा समझ में, 1 घंटा वहाँ खड़ी रही कि हो क्या रहा है। 1 डेढ़ घंटा कुछ कोई मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ। तब तक 11 साढ़े 11 ऐसे बज गए, फिर 12 बज गए, ऐसे हो गया। मैं खड़ी हूँ। फिर मैंने को आइडिया आया, मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा होटल दिख रहा था मुझे, बहुत बड़ा। मैंने कहा ये बहुत बड़ा होटल है आसपास, इनको तो इंग्लिश आती होगी। तो और मेरे पास जो नंबर था उस बंदे का जिससे मुझे फ़ोन करना था, तो क्योंकि मेरे पास सिम भी नहीं आया था, सिम भी मैं सोच रही मैं होटल जाके लूँगी, तो मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा वहाँ जाके कि मैं कॉल ही कर लूँ। और जब मैं उतरी थी आसपास कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि करेंसी भी चाइना जाके ही चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हांगकांग मिली थी। सिम भी चाइना जाके ही लूँगी। और उस वक्त तक ऐसा नहीं था, मेरे पास एयरटेल का फ़ोन था कि उस पर मैं पोस्ट पेड करा के चली जाती। सोचा नहीं है, और बहुत महंगे होते थे तब, तो मैंने कहा वहीं जाके सिम ले लूँगी मैं। तो मेरे पास सिम भी नहीं है कि मैं उस बंदे को कॉल कर लूँ। अब मैंने उस होटल में गई, और मैंने बहुत बड़ा होटल था, तो मैंने वहाँ जाके बात की। तो उन्होंने एक बंदा भेजा कि ठीक है, आपको उसको समझ में आ गई कि मैं टैक्सी ड्राइवर को समझा देता हूँ आपको एड्रेस। और चाइनीज़ में उसने मुझे लिख के दे दिया कि ये चाइनीज़ में लिख देता हूँ मैं आपको, एड्रेस जो है आपको जाना है। मैंने उनको बोला करेंसी, तो उन्होंने बोला नहीं, करेंसी हम सिर्फ उन्हीं की चेंज करें जो हमारे होटल में ठहर रहे हैं, जो आप अपने होटल जाके चेंज करा लो। तब तक शॉप बंद हो गई थी, मैं शॉप से कराती। अब उसने बाहर आके एक टैक्सी ड्राइवर को समझा दिया कि इसको यहाँ पहुँचा दो। उसने बोला ठीक है। तो वहाँ से फिर मैं 2-3 घंटे बाद मैं गई होटल। टैक्सी मुझे मिली, मैं पहुंची। जब तक मैं पहुंची 1 या 2 बज गए थे। ओके, 1 o'clock हो गया था आई गेस। अब मैं उतरी वहाँ पे, तो मैंने कहा उसको, वो ही बस वो इन हरी, मैंने कहा मुझे, मेरे पास तो करेंसी नहीं, मैं होटल से जाके चेंज करा के आती हूँ, तब आपको देती हूँ। तो मैं गई होटल से चेंज कराया, उसको दिया, चलो थैंकफुली वो हो गया। अब मैं जब होटल गई, अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जो होटल बुक कराया था उसकी उन्होंने एडवांस पेमेंट ही नहीं करी थी। वहाँ शायद ऐसे बुक हो जाते, तो उस वक्त आपने पेमेंट कर दी तो कंफर्म होता होगा, या पेमेंट नहीं की तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। मैं वहाँ गई, 1 बजे मैं खड़ी हूँ, और वो कह रहे हैं हमारा होटल बुक है, हमारे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने सुबह आना था, आप आए नहीं, तो हमने किसी और को दे दिया, और पेमेंट तो थी नहीं, कंफर्मेशन तो थी नहीं। अब मैं 1 बजे मैं वहाँ खड़ी हूँ, और 1 घंटा मैं उनसे बोलती रही, उनको इंग्लिश इतनी आ नहीं रही थी कि मुझे रूम चाहिए, वो कह रहे है ही नहीं, है ही नहीं, क्या करें। और मेरे पास जो बैग थे ना, 2 बैग थे, और एक जो बड़ा वाला बैग था वो बहुत बड़ा, उसके व्हील्स नहीं चल रहे थे, और छोटा वाला था उसके व्हील्स चल रहे थे। अब मैं साथ में लैपटॉप, एक छोटा बैग, ग्रीन कलर का इतना बैग होता था, और एक बहुत बड़ा बैग जिसके व्हील्स नहीं चल रहे, वो लेके 1-2 बजे मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ, एंड आई डोंट हैव एनी रूम, एनीथिंग, एनीवेयर टू गो। रात को अंधेरे में, और डर, पता नहीं डर लग रहा था मुझे। डर मुझे लगता था, ऐसा नहीं कि मुझे डर ही नहीं लग रहा था, पर डर लग रहा था। पर मुझे लगा क्या करूँ। फिर मैंने, और फिर वहाँ थोड़ी सी आगे जाके मुझे दिखा, उसने बोला आगे जाके थोड़ा सा आपको होटल है, एक दो और होटल है, आपको मिल जाएंगे जॉब। तो मैं वो इतना बड़ा भारी बैग उठा के, सब उठा के आगे गई, 10-15 मिनट वॉक करके, कैसे गई मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल से। वो मुझे एक होटल दिखा, और वो थोड़ा शेडी शेडी भी लग रहा था, काफ़ी शेडी लग रहा था, क्योंकि ये वाला तो उन्होंने ढंग से बुक किया था। अब मुझे समझ भी ना आया कि मैं रूम लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ। पर 2 बजे रात को मैं करूँ कि, मुझे बाहर रहने में भी डर लग रहा था कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही 2 बजे यूएस में थी, जब ऑफिस से गई थी, तो आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो मुझे वो भी सब डर लग रहा था कि क्या करूँ मैं। तो किसी तरीके से उन्होंने बोला, मैंने कहा कुछ और तो हो सकता है। और मैंने पहले वाले होटल में बोला कि मैं कल सुबह आ जाऊँगी, बाकी के दिन आप मुझे यहाँ होटल में रूम दे देना, अभी मैं ढूंढ लूँ। तो उन्होंने वो एग्री कर गया, तो मुझे सिर्फ एक नाइट का ही करना था। तो किसी तरीके से मैंने वहाँ पे पैसे दिए, और मैं
ने रूम ले लिया। बहुत मुश्किल से वो रात कटी, मुझे समझ ही नहीं आता, लॉक करके वो करके कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या हो जाएगा करके मैंने बहुत मुश्किल से वो रात काटी। अगले दिन मेरे को फिर मैं कट गई और मैं वापस आ गई। अभी बहुत सारी स्केरी चीज़ें होनी है इसमें, मैं आपको बताऊंगी, ये तो इट्स जस्ट ए बिगनिंग, तो स्टे ट्यून। तो अब वहाँ से जब मैं आ गई तो वो फिर मुझे उन्होंने रूम दे दिया, और फिर मैंने वहाँ से सिम विम भी, अगले दिन शॉप वॉप खुल गई थी, सिम ले लिया, डाल लिया। तो फिर मैंने उनसे बात की जिनसे मैं थी, उनको बताया ये सारी चीज़ें, पर ठीक है, उनको था कि हाँ तुम आए नहीं टाइम पे तो मिला नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है। तो अब अगले दिन गोंजो में वो बंदी थी ट्रांसलेटर आ गई, तो मुझे लेके गई वो गोंजो की मार्केट वगैरह में। अब मैं गोंजो की मार्केट में जो गई, तो गोंजो की जो मार्केट है ना, दैट्स नॉट फॉर होलसेलर, उसमें आप होलसेल में सामान नहीं ला सकते आप। और उनको भी लगा था कि इसको शॉप के लिए चाहिए, और शायद वो सही भी थे, और शायद मैं गलत थी बाद में। तो एक ही पीस ही लेगी ये, और तो इसके लिए ये सही है क्योंकि वहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी हाई क्वालिटी स्टफ। पर बहुत महंगा था, और आप लेके आओगे तो फिर आप यहाँ बेच ही नहीं सकते, क्योंकि इट वॉज लाइक देवर लाइक शोरूम्स, देवर नॉट होलसेल मार्केट। आप शोरूम से लेके आ रहे हो, हाँ, आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, पर एक्चुअली वो 30% लगा के आपको इतना महंगा पड़ जाएगा कि आप यहाँ कैसे बेचोगे। एक वास आपको 2000 का पड़ रहा है, तो आप कैसे यहाँ के उसको 4-5 thousand में तो बेच नहीं सकते, वो भी बेचोगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा रेंट वगैरह निकाल के। पर बहुत सुंदर सुंदर सामान था, बहुत था। अब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मैं खरीद नहीं सकती, ये तो बहुत महंगा है, या अभी पहले मैं ईवू जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ वहाँ का क्या है, फिर यहाँ से आके देखूंगी। पर अभी तो ये बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीदती। और मेरे दिमाग में आ गई मुझे ईवू जाना है, क्योंकि मैंने सारी नेट पे रिसर्च करी थी कि वहाँ बहुत अच्छा और वैसे वाला सामान मिलता है। अब मैंने बोला कि मुझे ईवू जाना है, तो उनको मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ईवू में कुछ नहीं है, ऐसे यही देख लो, यही सब है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो वहीं जाना है, और मुझे वहीं जाके सामान वगैरह देखना है, क्योंकि मैं पढ़ के आई हूँ। तो अगर मैंने पढ़ा नहीं होता, मुझे पता नहीं होता, तो शायद वो वहीं से ही सब कर लेते और नहीं करते। तो अपनी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप वहाँ जाओ, मैं आपके लिए वहाँ बंदा अरेंज कर लेता हूँ। उस वक्त मैंने रात, तो मुझे था कि दिन तो वेस्ट करने नहीं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड डेज थे, मैं आई हुई थी, मेरी रिटर्न टिकट बुक थी, और मुझे सामान लेके जाना था, मैं इतनी दूर आई थी सब कुछ करके। तो अब वो भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस और प्रेशर होता है कि आपको करना है। तो मैंने उसी रात की टिकट बुक कराई, मैंने कहा मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी, और कल मैं ईवू की मार्केट वो करूँगी। तो जो मुझे, मैंने उनको बोला टिकट बुक, उन्होंने कहा आपकी टिकट बुक है, बहुत महंगी मिल रही है, तो आप चले जाओ अभी की, मैं करा देता हूँ, और 3-4 दिन बाद की वापसी की। तो नाइट की जाने की मिल रही थी, और नाइट की ही आने की मिल रही थी। तो मैंने ले ली, मैंने 3 दिन बाद की, मैंने कहा वापस आके फिर यहाँ देखो, अभी तो जाऊँ, बहुत महंगी टिकट मिलती है, पर आई सेड कि सारा वेस्ट करने से तो अच्छा है। और मैं रात को गई। अब रात को गई तो जब गई थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, 9-10 o'clock होंगे, फ्लाइट लेट की थी, पर आपको 3-4 घंटे पहले पहुंचना होता है, तो वो इतनी रात फिर भी नहीं थी, तो मैं चली गई। अब मैं गई, और क्योंकि इतने स्ट्रेस वगैरह में आप होते हो, तो एक वहाँ पे भी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वॉशरूम में गई, और अपना मैंने वॉलेट वहाँ रख दिया जिसमें सारा पासपोर्ट सब कुछ था, और वो मैं भूल गई। मैं बाहर आ गई, मुझे कोई बंदा भी मिल गया, मैं बाहर आ गई, और मुझे 15-20 मिनट जब मैं सामान वगैरह वो करती, आधे घंटे बाद याद आया कि अरे मेरा वॉलेट कहाँ है। मैं देखने लगी जब वॉलेट कहाँ है, और फिर मैं भागी, थैंकफुली, माय गॉड, मेरे ऐसे होते पर कच्चे उड़ गए। मैं वहाँ भागी, और थैंकफुली वो पड़ा था, अगर वो नहीं होता वहाँ तो वहीं खत्म हो जाता सारा कुछ। तो ऑलरेडी मैं, अब थोड़ा ना डर वर शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब जब आप ऐसे इतने स्ट्रेस में होते हो, इतनी सारी चीज़ें लेते हो, तो आप देखोगे कि मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती है, आपसे नेचुरली होने शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड इज स्ट्रेस, माइंड इज गेटिंग इनटू फियर। अकेले आप वहाँ सब मैनेज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़, ऑलरेडी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो गया है, आपको रूम नहीं मिला, आपको इतना कुछ हो गया, तो ऑलरेडी आपका माइंड ना डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, थोड़ा सा उसमें आ गया, पैनिक में आना शुरू हो गया, तो चीज़ें और आपसे होती जाती हैं। पर वो मिल गया थैंकफुली। तो मैं ईवू गई, उसके बाद वहाँ पे मैंने बहुत सामान वगैरह देखा, पर वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि आप 100 आइटम लोगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पर थैंकफुली मैंने वो 3-4 दिन वहाँ पे भाग भाग के लगाए, और काफ़ी सारा सामान देखा, और पसंद करके ले लिया। पर बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मुझे दिख रहा था कि गोंजो में महंगा था, पर क्वालिटी अच्छी थी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आप ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो जिसकी क्वालिटी अच्छी है, पर कुछ चीज़ें नहीं है। तो मैं काफ़ी घूमी, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली मैंने घूमा, और चीज़ें निकाली, और डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे स्मॉल क्वांटिटी में लेनी थी, मुझे बड़ी क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थी, वो दे ही नहीं थे। इट वॉज प्रॉपर होलसेल मार्केट कि आप सोच प्रोडक्ट लोगे तभी आएगा। अब वो सब करके मैंने 3-4 दिन बाद, अब जब मैंने वहाँ पे ख़त्म किया, और फिर मैंने कहा गोंजो में जाके देखती हूँ, मैं कुछ वहाँ से बहुत अच्छा हाई क्वालिटी सामान भी उठाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल यूनिक बनाना है। जो जो मुझे यूनिक वहाँ मिला ईवू में, मैंने ले लिया, जो मुझे पता था इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ ज्वेलरी और वो सब कुछ वहाँ से। अब मैं वापस आई, और तब तक, और क्या होता है ना, इतने पैनिक उसमें मैं कर रही थी, और मैं मनी मैनेजमेंट में मेरी बहुत पुअर हो गई। मैंने बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया वहाँ पे, 10-20, और मेरे पास बैंक में इतने पैसे नहीं थे वापसी में, मुझे पता था 5 to 10 है, कैसे होगा, मैंने वो भी नहीं सोचा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैंने बस कि मैं आई हूँ तो खरीद लो। 20 का मैंने वहाँ पे खरीद लिया था, 10 का मैंने गोंजो में आके खरीद लिया, 30 का मैंने सामान खरीद लिया था, 30 लाख में, जबकि मेरे बैंक में 10 थे, और हम रेंट पे घर लेके और उसकी डेकोरेशन कर रहे थे जो उसमें जाना था। ये 30 लाख कहाँ से आया था अभी मैंने सोचा ही नहीं। तो ये मैं बताऊंगी किसी दिन आपको कि पुअर मनी डिसीजन जब आप लेते हो या आप उसमें लेते हो, तो कैसे आपको वो इम्पैक्ट करता है लेटर ऑन, मैं बाद में बताऊंगी। अब इसके बाद क्या हुआ, सबसे स्केरियस्ट थिंग जो हुई इसके बाद मेरे साथ, अब वापसी की फ्लाइट थी जो 2 या 3 बजे वहाँ लैंड करी, जो मुझे, क्योंकि मैं रात की फ्लाइट इसलिए ले रही थी कि मुझे दिन वेस्ट नहीं करना था। अगर मैं दिन वेस्ट करती तो मेरा पूरा दिन चला जाता, मेरे पास इतने दिन नहीं थे। तो मैं रात की फ्लाइट लेती, रात रात में मैं पहुँच जाऊँगी, और अगले दिन
सुबह मैं काम शुरू कर दूंगी, लिमिटेड डेज थे मेरे पास, 7 डेज जो भी था। अब मैं वापस आई 2 बजे, मैं उतरी एयरपोर्ट पे और कोई नहीं, पूरा एयरपोर्ट खाली, 2-3 लोग ही थे, 4 लोग जो खड़े थे, लेडीज तो मुझे फीमेल कोई दिख ही नहीं रही थी। अब मैं सोचूं कि मैं जाऊं कैसे, टैक्सी करूं कैसे, जाऊं अपने होटल कैसे पहुंचूं। तो टैक्सी वगैरह वाले वहाँ आ रहे थे कि जो बंदे बंदे, बाई चांस की बात है एक फीमेल आई जिसने बोला कि मैं टैक्सी लेके जा रही हूँ, चलना है चलना है। उसने मुझे ये नहीं बोला कि शेयरिंग है, कुछ भी नहीं बोला। और मेरे पास वही ऑप्शन थी, क्योंकि ज़्यादा थे ही नहीं टैक्सी वाले, ऑप्शन ही नहीं थी। 1 या 2 बंदे थे, उनको देख के मुझे डर लग रहा था, और एक यही फीमेल आई। मैंने कहा ये तो फीमेल है, चलो कुछ तो सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो इसके साथ चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं बैठी गाड़ी में जाके, और यू वोंट बिलीव उसके साथ 2 बड़े बड़े ब्लैक जो लोग होते हैं ना, मतलब हट्टे कट्टे बैठे, वो बैठ गए गाड़ी में। और आगे वो फीमेल थी, उसके आगे बैठ के उसने पूरी गाड़ी फुल कर ली, पूरी गाड़ी फुल थी बिल्कुल, मतलब ऐसे फंस फंस के बैठे थे। और क्योंकि उसको अपना पैसे बनाने थे, और उसको भी पता था कोई नहीं है तो सब एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। मैंने बोला कि तुमने शेयरिंग का तो बोला नहीं था, नो 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 नो। मैं ऑप्शन ही कुछ नहीं थी, मैं बैठी। अब मेरी इतनी बुरी हालत, 1 घंटे का रास्ता था, मेरी इतनी बुरी हालत कि क्या तो हो जाएगा, मतलब वो 1 घंटा मैंने कैसे निकाला। और मुझे लगा था कि इसकी क्या कुछ कर देंगे, इसको भी कुछ कर देंगे, मुझे भी कुछ कर देंगे, ये क्या करेंगे, क्या होगा, माई गॉड। इतना मुझे डर लगा उस 1 घंटे में। मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरा, जैसे होता है ना, हेल होके आ गए आप। इतना ज़्यादा डर, इतना 1 घंटा मैं कैसे बैठ रही कि बस पहुंच जाऊं, किसी भी तरीके से पहुंच जाऊं, मैं पहुंच जाऊं, मैं फिर देखूंगी, फिर मैं नहीं करूंगी। ऐसे मैंने पहले बहुत बार किया, मैं आपको बताऊंगी। पर वो ये दिस वॉज वेरी, सबसे ज़्यादा स्केरी जो था ना मेरी लाइफ का सबसे, क्योंकि उससे पहले अगर मैंने किया भी था या ऑफिस से उसमें, तो मैं इंडिया में थी एटलीस्ट। मुझे था कि मैं फ़ोन करके किसी को बुला लूंगी, मैं किसी से हेल्प ले लूंगी। और फिर भी स्टिल आप अपनी कंट्री में होते हो, चाहे कुछ भी है, आपको एक वो चीज़ है कि आप अपनी कंट्री में हो। आप हम यहाँ चाइना में हो, आपको इंग्लिश चाइनीज़ नहीं आती, टैक्सी ड्राइवर्स को इंग्लिश नहीं आती, बंदे आपको कुछ पता नहीं है, आप कहाँ कॉल करोगे, आपके पास कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कॉल करने का, और क्या हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और इतना मैं डर के, वो 1 घंटा में इतना बहुत ज़्यादा डर, और उसके साथ मैंने निकाला, और फिर मैं होटल पहुंची। माई गॉड, इतना मेरा हालत ख़राब हो गई, मैं बता नहीं सकती। और मुझे लगा कि क्या था ये, क्या किया मैंने और क्यों किया। उसके बाद आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कितनी स्टूपिड चीज़ थी ये, ज़िंदगी की सबसे स्टूपिड चीज़ थी। ठीक है, आपको डिसीजन लेना अच्छी बात है, फियरलेस होना अच्छी बात है, पर बेवकूफ़ी करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब ये फियरलेसनेस नहीं थी, मैं इसको कभी भी फियरलेसनेस नहीं कहूँगी, मैं इसको बेवकूफ़ी कहूँगी। क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला, एक बार नहीं मल्टीपल बार डाला कि चाइनीज में एड्रेस नहीं है, तब भी चली गई वो थी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा रिस्क ले रही थी एट दैट टाइम, आई वॉज हाईली एक्सट्रीम रिस्क टेकर ऑल्सो, बिजनेसेस में मैं बहुत रिस्क लेती थी। और प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप रिस्क ले रहे हो एक्सट्रीम, और आपके रिस्क सही हो रहे हैं, तो उससे क्या होती है, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। क्योंकि वो जो फियरलेसनेस आती है ना फिर रिस्क लेने की, जब आप रिस्क ले रहे हो ठीक हो रही है, वो जब आपको एक जगह जाके, जब वो जिस दिन वो रिस्क आप पे भारी पड़ेगा ना, तो फिर आपकी पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। वो मेरे साथ हुआ भी लाइफ में, बहुत बार हुआ, 2-3 बार तो हुआ, पर 10 में से 8 बार मेरा सही हो गया। पर जो 2 बार गलत हुआ, वो मुझे बहुत भारी पड़ा, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। पर ये फियरलेसनेस नहीं है, ये स्टूपिडिटी है कि आप बिना सोचे समझे आप कर रहे हो। पर डेफिनेटली इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में आप और आ जाते हो, आपको और रिस्क ले रहे हो, और आपके सही जा रहे हैं रिस्क, तो आप रिस्क लेने वाली जो आपका वो है ना, वो बढ़ती जाती है, उसकी भी एक वो एडिक्शन हो जाता है, वो बढ़ती जाती है। आप और रिस्क लेते हो, और रिस्क लेते हो, जब तक कि आप फ्लैट नहीं गिरते। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मैं रिस्क टेकर थी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क लेती थी, एक्सट्रीम ऐसे काम करती थी। और पता नहीं मैं अपनी को चैलेंज कर रही थी, या अपनी देख रही थी कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, क्या कर रही थी मैं, बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं पता। अब मैं जब उसमें डेफिनेटली मैंने बहुत सक्सेस भी देखी उन चीज़ों की वजह से, मैंने बहुत, पर मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव, और बहुत टाइम तक मुझे लगता था कि अगर मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इंपल्सिवनेस नहीं होती, डिसीजन लेने की इतनी फास्ट वो नहीं होती, तो शायद मैंने इतनी बिजनेसेस भी नहीं किए होते, मैंने जो जितना कुछ लाइफ में अचीव किया है, और मेरे अंदर ये फियरलेसनेस नहीं होती, तो मैं करती भी ना, मैं वेट करती रहती, मैं शायद चाइना जाती ही ना अकेले, और इतना सारा वो सब नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी मैंने लाइफ में किया, और इतना कुछ जो मैंने अचीव किया, और जो फियरलेसनेस मेरे अंदर आई, बाद में भी जब मैं फियर्स की ग्रिप में चली गई, तो मैं अपने आप को बाहर निकाल पाई, क्योंकि मेरे अंदर ये बेसिक थी। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो सारी चीज़ें मुझे लाइफ में बहुत हेल्प करी। पर जब आप गिरते, आप एक ही बार हो, और जब गिरते हो ना तो बहुत बुरी तरह से लगती है। तो एक ही बार हो जाता है वो सब कुछ, जो फिर आप सारी लाइफ सोचते रहते हो कि क्या, अरे शायद मैं ये नहीं करती है। थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट, और बहुत ज़्यादा बार मैंने ये चीज़ें करी भी है। पर प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। मैं सच में बता रही हूँ कि आज मैं सोचती भी हूँ ना, तो एक तरफ तो मुझे एक्साइटमेंट और वो होती है कि वाओ, मतलब मैं इतनी ब्रेव थी, मैं मतलब ऐसे में चली गई और ये सब मैंने कर लिया। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि क्या बेवकूफ़ी थी यार, क्या है ये, क्या स्टुपिडिटी है। मतलब क्यों अपने आप को बार बार रिस्क में डालना, अपने आप को बार बार डेंजर में डालो, और फिर जब बाहर आ जाए तो खुश हो, वाओ ठीक, क्या कहते हैं, मैं डेंजर से निकले। वो थ्रिल जो होती है ना, वो भी आपको बहुत वो करती है। और उस थ्रिल से बाहर आना कि मुझे बहुत टाइम बाद में लग गया, क्योंकि ये सारी थ्रिल की मुझे आदत भी पड़ गई कि बाहर आना के अब लाइफ में कोई थ्रिल ही नहीं है। जब भी मेडिटेशन, विपासना, उसमें कि मुझे सबसे बड़ा चैलेंज यही लगा कि बिना थ्रिल के कैसे आप करोगे। मेरे लिए तो एक्साइटमेंट, खुशी, वो सब थ्रिल ही थी जो मुझे मिल रही थी। अब जब उसके बाद मैंने, अब जब शांति में, सुकून में मैं खुश हूँ, बहुत हैप्पी लाइफ है, और
तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे बहुत भी आप बहुत खुश हो, पर ठीक है वो उस एज का उसका वो जुनून पैशन था, वो सब था, तो करी है। ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ मैंने करी है, एक नहीं, जिसको मैं कहती थी कि मैं फियरलेस हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग माइंड हूँ, ये सब मैं उस वक्त कहती थी। अभी मुझे दिखता है वही है, पर बहुत बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा एक्चुअल में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। अब अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू ईच वन ऑफ यू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू।